बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों, हमने पढ़ा है कि हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी की रिएक्टिविटी एक जैसी होती है, उन सबका बिहेवियर एक जैसा होता है, यानी सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। परंतु यदि हम नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स की सपोज बात करें, जिसके एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, परंतु यह देखा गया है कि हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से कुछ डिफरेंट होती हैं। यही बिहेवियर के पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी बाकी सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से अलग है। यही बिहेवियर हर एक ग्रुप के पहले एलिमेंट का, दिस इज कॉल्ड एज अ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। अब नाइट्रोजन फैमिली की यदि हम बात करें तो 15th ग्रुप एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज भी दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी से कुछ डिफरेंट होंगी। वो एनॉमलस प्रॉपर्टीज क्या है, पहले हम ये देखते हैं। एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहले एनॉमलस प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की कि नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इट विल फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्डिंग, और उसी p pi मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से जो नाइट्रोजन है इट विल एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। परंतु जो दूसरा एलिमेंट है इस ग्रुप का, सपोज फास्फोरस, इट विल एग्जिस्ट एज P4 यानी टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये P4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड, यदि हम एनॉमलस प्रॉपर्टी की बात करें नाइट्रोजन की, बिकॉज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है, दैट इज व्हाई the nitrogen molecule have the weak van der Waals forces. So nitrogen exists as a gas, while phosphorus size बड़ा होता है, van der Waals forces strong होती है, that is why जो P4 होता है that will exist as solid. Because of p pi bonding, nitrogen have the ट्रिपल बॉन्डिंग। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, और हमें पता है जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो शॉर्ट होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होगी। दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव, समटाइम इट इज कॉल्ड एज एन इनर्ट। इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। परंतु नेक्स्ट एलिमेंट, सपोज फास्फोरस की हम यदि बात करें, फास्फोरस में सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, दैट इज व्हाई जो फास्फोरस होता है वो हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। नाइट्रोजन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यदि हम बात करें, नाइट्रोजन साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, मींस इट विल बी एबल टू फॉर्म द नाइट्राइड आयन। इसीलिए नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली आयनिक नेचर के होते हैं, यानी नाइट्रोजन आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करता है। बाकी जो दूसरे होते हैं, दूसरे एलिमेंट, while others will form the covalent compounds, दूसरे एलिमेंट कोवलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अब
नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो इसलिए ये अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। वेकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, सो दैट इज वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। ये पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता है, परंतु जो दूसरे एलिमेंट होते हैं while the others form pentahalides। इसी तरह से यदि हम इनके हाइड्राइड्स की बात करें, इन फैमिली के हाइड्राइड्स की, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है अमोनिया। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग because of the high electronegativity of nitrogen, ammonia will exist as a liquid, while जो फास्फोरस है, जो दूसरे एलिमेंट है, उनके जो हाइड्राइड्स होते हैं they exist as a gas। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स हैं इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, परंतु अदर्स का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। फास्फोरस नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है इट इज हाईली बेसिक, बिकॉज नाइट्रोजन का साइज छोटा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्मॉलर वॉल्यूम पे है, दैट इज व्हाई इट इज हाईली बेसिक। जबकि जो दूसरे हाइड्राइड्स हैं दे हैव लेस बेसिक, क्योंकि साइज बड़ा होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवर ए लार्जर वॉल्यूम होती है, सो लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन, दैट इज व्हाई ये लेस बेसिक होते हैं। तो इस तरीके से इनसे बिल्कुल ये क्लियरली पता चलता है कि जो हर एक एलिमेंट का, हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट्स से, उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसको हम एनॉमलस बिहेवियर कहते हैं उस एलिमेंट का। तो आइए देखते हैं कि ये जो एनॉमलस बिहेवियर होता है किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का, ये किस कारण से होता है, इसका रीजन क्या है। हर एक ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के एनॉमलस बिहेवियर का कुछ रीजन होता है, और वो रीजन क्या है, रीजन फॉर एनॉमलस बिहेवियर। वो रीजन क्या है, फर्स्ट इज स्मॉल एटॉमिक साइज। फर्स्ट एलिमेंट का साइज का छोटा होना। सेकंड रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से हमने अभी देखा कि जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्राइड लिक्विड स्टेट में था, बॉइलिंग पॉइंट हाई था और वो ज्यादा बेसिक नेचर का था। थर्ड इसका रीजन है हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और फोर्थ रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स का अवेलेबल न होना, क्योंकि नाइट्रोजन का आउटर शेल 2p तक होता है और सेकंड मेन शेल में d नहीं होता है, दैट इज वाई इसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाता है। सो ये रीजन है किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के एनॉमलस होने का। आइए कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखते हैं जिनमें नाइट्रोजन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो है नाइट्रस ऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड जिसमें नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। न्यूट्रल गैस है, स्वीट ओडोर होता है इसका। यदि हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कितने हो जाते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 5 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 16। अब यदि हम इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर देखें तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन को हमने टर्मिनल पे रखा है और यहां पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए नाइट्रोजन का ये पूरा हो गया ऑक्टेट, और यहां पर ऑक्टेट इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन को सेट करना है कि टोटल 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर एडजस्ट हो जाए। तो देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 16, तो हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट भी पूरा है। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि नाइट्रोजन में यहां ट्रिपल बॉन्ड है, और लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है, 4 कहां पर, जब ये एक डेटिव बॉन्ड बनाए यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यदि हम नेक्स्ट ऑक्साइड को देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड NO से रिप्रेजेंट करते हैं। हाईली रिएक्टिव गैस होती है, ये बड़ी जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के हैं 5, ऑक्सीजन के हैं 6, यहां इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके 11। तो आइए इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। यहां पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ जाता है। अब क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर है, दैट इज वाई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन द नाइट्रिक ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन वेपर स्टेट। ये पैरामैग्नेटिक होती है वेपर स्टेट में, परंतु बड़ी जल्दी क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इट विल डायमराइजेस विद द नाइट्रिक ऑक्साइड। ये बड़ी जल्दी से डायमराइज कर जाती है N2O2 में। दैट इज वाई बिकॉज ऑफ डायमराइजेशन द नाइट्रिक ऑक्साइड इज diamagnetic when present in the solid or liquid state। यदि आप इसको सॉलिड और लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो इसकी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म होती है वो डायमैग्नेटिक नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो डायमराइज कर जाता है, यानी उसके दो मॉलिक्यूल आपस में सेट हो जाते हैं डायमराइजेशन की वजह से। तो इस तरीके से जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है जब वो वेपर फेज में होता है, और डायमैग्नेटिक होता है जब वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, दैट इज डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, यानी N2O3, जिसमें नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यदि हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें तो ये कितने होते हैं?
5 into 2 that is 10 plus 6 into 3 that is 18, टोटल हो गए 28। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक होती है एसिमेट्रिक फॉर्म, जिसका यदि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। एक नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और दूसरा नाइट्रोजन केवल कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। तो इस तरीके से यदि आप कैलकुलेट करेंगे ये टोटल 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट होते हैं। यदि हम सिमेट्रिक फॉर्म की बात करें, सिमेट्रिक फॉर्म में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ और ये नाइट्रोजन यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करता है। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां पर भी 8 हो गए, ये 8 हो जाएंगे और ये 8 हो जाएंगे। ये सिमेट्रिक फॉर्म इस तरीके से 28 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होते हैं। यदि अब हम फोर्थ नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, जहां पे नाइट्रोजन +4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये रिएक्टिव गैस है, ब्राउन कलर की गैस होती है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर एग्जिस्ट करती है और एसिडिक नेचर की होती है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल देखें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन 6 into 2 दैट इज 12, तो टोटल हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स। यदि इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से इसका बनता है। अब देखिए ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये जो 17th इलेक्ट्रॉन है that exists as an odd electron on the nitrogen. It will play an important role. ये क्या करता है? जो NO2 गैस है ये 25 डिग्री से ऊपर, अबाउ 25 डिग्री सेल्सियस, NO2 exists as a reddish brown gas, हाईली रिएक्टिव होती है। दैट इज वाई, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बट लो टेम्परेचर पर ये NO2 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन एट लो टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री, NO2 डाइमेराइजेस टू फॉर्म डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। N2O4 की फॉर्म में ये डायमराइज कर जाती है एंड सो बिकम्स डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसलिए डायामैग्नेटिक नेचर की होती है। डायमराइजेशन पर N2O4 का फिर स्ट्रक्चर क्या होगा? N2O4, ये ऑक्सीजन N2 और यहां से डायमराइजेशन हो जाती है इस तरीके से, ये N2O4 का स्ट्रक्चर बनता है। यहां पर फिर एक बार रिपीट करें, NO2 पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है, हाईली रिएक्टिव होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑड इलेक्ट्रॉन, परंतु लो टेम्परेचर पर NO2 डायमराइज कर जाती है, जिसकी वजह से जो N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनता है, दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर एंड दिस N2O4 इज कलरलेस इन नेचर। ये कलरलेस होती है। फास्फोरस 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जो फर्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म है फास्फोरस की वो होती है व्हाइट फास्फोरस,
जिसको येलो फास्फोरस भी कहते हैं, सेकंड रेड फास्फोरस, और तीसरी होती है ब्लैक फास्फोरस। तो आइए सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस की बात करते हैं। व्हाइट फास्फोरस जिसकी हमने बात की थी कि फास्फोरस साइज बड़ा होने की वजह से पी पाई बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करता, रादर इट विल फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल। ये P4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, जिसमें P बॉन्ड एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, और शॉर्ट बॉन्ड एंगल की वजह से शॉर्ट बॉन्ड एंगल है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंगुलर स्ट्रेन द व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो 303 केल्विन के आसपास होता है। दैट इज वाई इट इज केप्ट अंडर वाटर। पानी में हमें इसको स्टोर करना पड़ता है। जो लोग बहुत ज्यादा फास्फोरस के कांटेक्ट में रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजनस नेचर का क्योंकि ये होता है, इसलिए उनको जो जॉ बोन्स होती हैं उसके डिके की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको हम फॉसी जॉ डिजीज बोलते हैं। फॉसी जॉ डिजीज कहते हैं। फास्फोरस बहुत सारे सल्फाइड्स बनाता है, जिनमें से जो एक इंपॉर्टेंट फास्फोरस का सल्फाइड है वो है P4S3। P4S3 को जब पोटेशियम क्लोरेट के साथ, कुछ फिलर्स के साथ और कुछ ग्लू यदि इसमें मिला दी जाए तो उससे मैचेस बनाई जाती हैं। उससे मैचेस, जो मैच स्टिक होती हैं, वो बनाई जाती है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द फास्फोरस इज रेड फास्फोरस। Red phosphorus can be obtained by heating white phosphorus in an inert atmosphere of carbon dioxide at about 573 Kelvin temperature। तब हमें जो फास्फोरस मिलता है वो रेड फास्फोरस होता है। रेड फास्फोरस के भी P4 यूनिट्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, परंतु जो P4 यूनिट होता है दैट विल फॉर्म द PP कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये दूसरे P4 यूनिट के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से जो रेड फास्फोरस होता है ये पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर बनाता है। इट विल फॉर्म ए पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर। इसी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की वजह से जो स्ट्रेन है वो रिड्यूस हो जाती है एंड सो बिकम्स लेस रिएक्टिव। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर वो 543 केल्विन के आसपास होता है, इसलिए इसको वाटर के अंदर स्टोर करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट जो फास्फोरस है वो है हमारे पास थर्ड टाइप का, दैट इज द ब्लैक फास्फोरस। दिस इज ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस एक्चुअल में 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। एक अल्फा ब्लैक होता है और एक बीटा ब्लैक होता है।
यदि आप रेड फास्फोरस को 803 केल्विन टेम्परेचर पर सील्ड ट्यूब में हीट करते हैं, देन इट विल गिव द अल्फा ब्लैक फास्फोरस। ये जो अल्फा ब्लैक फास्फोरस होता है, इसकी मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये स्टेबल होता है लेकिन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करता है। परंतु जो इसकी दूसरी फॉर्म है, दैट इज बीटा ब्लैक फास्फोरस, वो कैसे बनता है? यदि आप व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पर, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, 4000 से 12000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि आप ट्रीट करें, तो जो आपको फास्फोरस मिलता है वो होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस। बीटा ब्लैक फास्फोरस का ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो पीपीपी बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 99 डिग्री का होता है। ये भी स्टेबल फॉर्म होती है फास्फोरस की, बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाली फॉर्म होती है। फास्फोरस डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऑक्सो एसिड्स बनाता है। इन ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को डराइव करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान देने वाले हैं कि एक तो जो फास्फोरस है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, जिनमें से एक एटलीस्ट पी डबल बॉन्ड ओ होगा, जो पी बाई डी पाई बॉन्डिंग की वजह से होता है, और एक होता है पीओएच बॉन्ड। जितने भी ऑक्सो एसिड में पीएच बॉन्ड होंगे, दैट विल डिसाइड्स द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ ऑक्सो एसिड। और क्योंकि OH ग्रुप आयोनाइजेबल होता है, इसलिए जो POH ग्रुप होता है, दैट विल डिसाइड्स द बेसिसिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। वो उस ऑक्सो एसिड के बेसिसिटी को डिसाइड करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे पहले हम बात करें हाइपोफास्फोरस एसिड की। हाइपोफास्फोरस एसिड होता है H3PO2। फिर हम एग्जांपल लेंगे ऑर्थोफास्फोरस एसिड, फॉर्मूला होता है H3PO3। और फिर लेंगे हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। अब यदि हम पहले मॉलिक्यूल यानी हाइपोफास्फोरस एसिड की बात करें, जैसे अभी हमने बताया था कि ये फास्फोरस 4 बॉन्ड्स बनाता है, जिनमें एटलीस्ट एक पी डबल बॉन्ड O होगा और एक POH होगा। अब देखिए 2 ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल में, दोनों आ गए। एक हाइड्रोजन 3 है, तो एक हाइड्रोजन O के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया और 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड यहां पर बना लिया। अब क्योंकि यदि हम इसका रिड्यूसिंग और बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड करें, OH ग्रुप है इसके अंदर एक, दैट इज व्हाई इट इज, इसकी जो बेसिसिटी है वो क्या होगी? इट इज मोनोबेसिक इन नेचर। मोनोबेसिक यानी जो बेसिसिटी है वो कितनी हो गई? 1 हो गई। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2pH बॉन्ड, it will have a strong reducing character, strong reducing character,
बॉन्ड की वजह से इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। यदि हम ऑर्थो फास्फोरस एसिड की हम बात करें, यहां पर भी उसी तरीके से एक P डबल बॉन्ड O होगा और एक POH होगा। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है तो 2 यूज हो गई, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन और बॉन्ड बनाएगी फास्फोरस के साथ। हाइड्रोजन अभी 2 और बॉन्ड बनाने हैं, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ और एक थ्रू ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेगा, यानी इट इज डाइबेसिक इन नेचर। डाइबेसिक होगा यानी इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। Basicity is 2 because it will have the 2 ionizable OH groups. Because of the presence of one pH bond, it is also have the reducing character. Reducing nature का होगा, but इसका जो reducing character है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का, वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड के कंपैरेटिवली कम होगा। अब यदि हम बात करें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक P डबल बॉन्ड O है और एक POH है। बाकी ऑक्सीजन कितने बचे हैं? 2 बचे हैं, तो डेफिनेटली फास्फोरस के साथ बॉन्डिंग करेंगे और 2 हाइड्रोजन ये फास्फोरस से थ्रू ऑक्सीजन एटम लिंक होते हैं। अब यहां से बिल्कुल क्लियर है कि जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है इट इज ट्राइबेसिक इन नेचर, यानी इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 3 होती है, बिकॉज इट विल हैव द 3 आयोनाइजेबल OH ग्रुप्स। बट इट इज नॉट रिड्यूसिंग इन नेचर बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी pH बॉन्ड। इसके पास कोई pH बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं होता है। कुछ और ऑक्सो एसिड्स देखते हैं फास्फोरस के। वन इज पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, एंड थर्ड वन इज द हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है हमने कि ऐसे ऑक्सो एसिड्स जिनमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से कम होती है, उनमें या तो एक pH बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा या फिर PP बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली कभी नहीं होंगे। आइदर देयर इज वन pH बॉन्ड और PP बॉन्ड। तो आइए देखते हैं फिर स्ट्रक्चर क्या होगा फास्फोरस का। यहां पर 2 फास्फोरस है, हमें पता है फास्फोरस PO डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो यहां पर ये 3 बॉन्ड हो गए और यहां पर इसी तरह से 3 और ये 4 बॉन्ड हो गए। तो यहां पर यदि हम एक ऑक्सीजन ले बीच में, तो ऑक्सीजन बची अब 2 बची, तो ये 2 ऑक्सीजन हमने लगाई। हाइड्रोजन बचे 4। एक हाइड्रोजन ने, क्योंकि ये 5 से लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक फास्फोरस pH बॉन्ड जरूर बनाएगा। यदि pH बॉन्ड बना रहे हैं तो इसलिए PP बॉन्ड नहीं बनाएगा, दैट इज वाई फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन आ गई और बाकी जो हाइड्रोजन है उसने फास्फोरस से थ्रू ऑक्सीजन एटम लिंकेज की। इसी तरह से यदि हम हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बात करें, फास्फोरस यहां पर और ये दूसरा फास्फोरस 1 2 और ये 3 बॉन्ड बनाए और इस तरह से यदि 4 कर दिया। अब देखिए यदि यहां पर pH बॉन्ड बनता है और यहां पर ऑक्सीजन हो जाए तो हाइड्रोजन है 4, तो यहां पर यदि हम हाइड्रोजन बिठाएं तो क्या ये कंडीशंस पूरी करता है? ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन बने, तो इसका मतलब इसमें pH बॉन्ड नहीं होगा। यदि pH बॉन्ड नहीं होगा तो फिर कौन सा बॉन्ड होगा? PP बॉन्ड होगा। और यदि PP बॉन्ड होगा तो फिर pH बॉन्ड नहीं होगा, रादर POH बॉन्ड होंगे। सो इट विल एग्जिस्ट एज H4P2O6, जिसमें हर एक फास्फोरस 2 POH बॉन्ड बना रहा है। अब यदि हम
यहां पर H4P2O7 यानी पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बात करें, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की 5 या 5 से ज्यादा है। तो फिर देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनता है। बिल्कुल उसी तरीके से 4 बॉन्ड बनाने हैं फास्फोरस ने, ऑक्सीजन 4 बचे, सभी के साथ एक एक ऑक्सीजन, और 4 हाइड्रोजन बचे, तो 4 हाइड्रोजन। यहां से स्ट्रक्चर देखने पे एक बात बिल्कुल क्लियर है, आप इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि इस टाइप के ऑक्सो एसिड्स में इवन ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन एटम की लिंकेज होगी। यदि इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन की लिंकेज नहीं होगी, यानी पीपी लिंकेज होगी। इस तरीके से यदि आप ध्यान रखें स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक साथ स्ट्रक्चर आपका सही बनेगा। मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं। मेटाफॉस्फोरिक एसिड कभी भी मोनोमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, या तो ये ट्राइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यानी ट्राइमर्स बनाता है, जिसको हम साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, या फिर ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है लेकिन वो पॉलीमेरिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसको लीनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। तो आइए देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। जो साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड है, कंडीशंस वही सेम रहेगी, जिसमें एक फास्फोरस, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक पीओएच बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक पीओएच बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक पीओएच बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर यदि आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है HPO3, ये 1 यूनिट है। दिस इज, इसको यदि आप एक 1 यूनिट कंसिडर करें, सो दिस इज HPO3, और ये यूनिट्स कितनी हो गई, थ्राइस, एक सेकंड यूनिट ये हो गई और तीसरी यूनिट ये हो गई। तो इस तरीके से ये हमें साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड देता है, जिसमें 3 फॉस्फोरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड यूनिट एक ट्राइमर बनाते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से ये लीनियर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कैसे, फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, फास्फोरस, इस तरीके से ये पॉलीमेरिक चेन होती है, पॉलीमेरिक चेन, जिसमें फास्फोरस एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, एक पीओएच बॉन्ड बनाएगा। ऐसा सोचिए कि आपने इस स्ट्रक्चर को यहां से ओपन कर दिया और ये लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका डेवलप होता चला जाएगा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ लीनियर मेटाफॉस्फोरिक एसिड।